Hello everyone. Welcome to my YouTube channel, The Curious Classroom. I hope you all are doing well. And this video is specifically dedicated to the UGC NET Paper 2 Commerce previous year questions for December 2023. दिसंबर 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके जो PYQs हैं उसकी सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी द सेशन नंबर 1, राइट? और इसमें हम मिक्स्ड एमसीक्यूज जो हैं, जो मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो देखते हुए चलेंगे, राइट? सो मेक श्योर यू फॉलो द सीरीज एंड इसकी वीडियोस अपकमिंग डेज में अपलोड होती जाएगी, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा, दिस इज गोइंग टू बी पार्ट नंबर 1, सो मेक श्योर यू गाइज फॉलो इट, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. As you can look at the screen, the first question is dash defined as under the FTP implemented by DGFT has the main aim to mentor new and potential exporters on the intricacies of the foreign trade through counseling, training and outreach program. कहते हैं कि foreign trade policy जो है जिसको DGFT के द्वारा implement किया जाता है उसमें एक ऐसी कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको क्या करती है? उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, राइट? तो इसका आंसर क्या है? निर्यात भारत स्कीम, बंधु स्कीम, बेनिफिट स्कीम या बॉर्डर स्कीम? आप वीडियो पॉज करके यू कैन थिंक अबाउट द आंसर, ठीक है? इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. इट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज निर्यात बंधु स्कीम. आपको याद होगा जून 2023 में भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी, जो लेटेस्ट एफटीपी है, उसके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है? तो ये एक आपका, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ, जो लेटेस्ट एफटीपी पॉलिसी है आपने वो पढ़ के जानी है, ठीक है? उसके मेजर जो पॉइंटर्स हैं वो आपने करके जाने हैं, अलोंग विद उसके जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने करके जाने हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट रिपीटेड रहेगा, ठीक है? सो ये हो गया हमारी निर्यात बंधु स्कीम. अब ये जो स्कीम थी इसको कब अनाउंस किया गया था? 2011 में एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडर 2009 और 14 का जो टाइम था. फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया था नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी, जो 2020 तक थी, राइट? और इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था? क्वेश्चन में भी लिखा था और हमें पता भी है, DGFT द्वारा, ठीक है? और इसका मेन एम देखिए, मेन एम वही है जो आपको क्वेश्चन में लिखा था कि एक्सपोर्टर्स को मेंटर करना, उनको ट्रेन करना, काउंसिल करना. क्यों कर रहे हैं हम ये सब? व्हाई वी आर गिविंग सो मच एम्फोसिस ऑन द स्कीम? ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को एक बेस मिले, उनको एक कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म मिले इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है? और मोर ओवर ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना. तो ये है हमारा निर्यात बंधु स्कीम. I hope the question is clear. Question number 2. Dash the exporting firm is termed rider where the other firm with an established distribution channel in the target country is termed as carrier. This phenomenon is known as. अब ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये कहाँ से पूछा गया? इंटरनेशनल बिजनेस में मोड्स ऑफ एंट्री में से, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? पिछला क्वेश्चन पूछा गया था आपको एफटीपी से, मोस्ट रिपीटेड मोड्स ऑफ एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पिगी बैकिंग. सबने सुना होगा पिगी बैकिंग. पिगी बैकिंग वैसे क्या होता है कि पीठ पे चढ़ जाना, ठीक है? पिगी बैकिंग मतलब किसी की पीठ पे चढ़ जाना. अब इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है कि आप एक फर्म हो, ठीक है? आप राइडर हो, ठीक है? और आपने अपने आप को एक एक्सपोर्ट या आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपनी रीच को इंक्रीज करना है, ठीक है? अपनी मार्केट बनानी है, अपना कस्टमर बेस बनाना है. तो आप वो किसकी मदद से करते हो? एक ऑलरेडी
एस्टैब्लिश्ड बिजनेस की मदद से, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियर। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप कहीं पे भी आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, तो आप वहाँ का जो कैरियर मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस वाला होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए फर्म है, उनका ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मार्केटिंग नेटवर्क्स है, तो आप उनकी मदद से, इस कैरियर की मदद से अपना जो बिजनेस है वहाँ इंक्रीज कर सकते हो। और इन रिटर्न ये जो कैरियर होगा, इनको क्या मिलेगी, कॉम्पनसेशन, कमीशन, जो भी आप दोनों कंपनीज के बीच में अग्री की जाएगी, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसको हम कहते हैं पिगी बैकिंग। किसी की पीठ पे चढ़कर उसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, अपने एक्सपोर्टिंग के बिजनेस को बढ़ा रहे हो। See, piggybacking is a non-equity arrangement wherein one producer, मैं अपनी बात ले लेती हूँ, एक प्रोड्यूसर, एक्स प्रोड्यूसर मार्केट्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर प्रोड्यूसर। द फर्स्ट प्रोड्यूसर, द कैरियर इन दिस केस, कैरियर मतलब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फर्म है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करेगी, ठीक है। किसके लिए, राइडर के लिए, जो बेचारा भी नया नया है, ठीक है। इन रिटर्न फॉर व्हाट, ऑब्वियसली उनको कुछ कॉम्पनसेशन या कमीशन मिलेगा। I hope this is clear. Next question, very easy question. Dash is a marketing term for any design to prompt an immediate response or encourage an immediate sales. आजकल ये चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत एविडेंट है, और एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट एंड एवरी लर्नर ऑफ माइंड विल से कि मैम ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको हम क्या कहते हैं, जब हम अगले को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, हम अगले को ये कह रहे हैं कि ओके बाय नाउ, ठीक है, ऑफर अवेलेबल, ग्रैब इट नाउ, स्टील माय स्ट्रैटेजी, या ऐसे करके आपने देखा होगा, राइट। इसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, सीटीए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक स्लाइड ऐड की है। बाय नाउ, आप अपने कस्टमर को प्रॉम्प्ट कर रहे हो कि ऑफर चला जाएगा, प्लीज बाय नाउ। लर्न मोर, कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हो लर्न करने के लिए या कोई एजुकेशन के रिलेटेड, वहां लिखा होता है लर्न मोर, ठीक है। स्टार्ट, रीड मोर, सब्सक्राइब, ठीक है। ये सब क्या है, ये कॉल टू एक्शन, आप सामने वाले को एक्शन के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हो, एक कहते हैं ना पुश कर रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which ratio will the remaining partners compensate the retiring partner for a share of goodwill? हम सभी को पता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जब एक पार्टनर नया नया कंपनी में आता है, पार्टनरशिप में आता है, सॉरी, तो जब एक पार्टनर एडमिट होता है, तो जो ऑलरेडी पार्टनर्स होते हैं उनको अपना कुछ शेयर जो है वो क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक नया पार्टनर बना देती हूँ, ठीक है। और उस टाइम हम सभी को पता है कि जो शेयर होता है, ठीक है, वो गुडविल का, ठीक है, वो किस में कॉम्पनसेट किया जाता है, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है रिटायरमेंट के टाइम पे। रिटायरमेंट के टाइम पर क्या हो रहा है कि एक बंदा बाय 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 कर रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, क्या उनको वो शेयर जो होगा वो गेन होगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं, जो बचे हुए हैं, वो कॉम्पनसेट जो करेंगे कौन से शेयर रेशो में, वो करेंगे गेनिंग रेशो में, ठीक है। एडमिशन के टाइम में सैक्रिफाइसिंग रेशो में, एंड रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इस बार का जो मैंने एग्जाम देखा, दिसंबर का जब मैंने पैटर्न स्टडी किया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑफ मैच द फॉलोइंग, ठीक है। एंड कुछ इजी थे, कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, बट हम करते जाएंगे, राइट। लेट्स सी। लिस्ट वन इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट इनकर्ड एंड अकाउंटेड फॉर। बेसिकली लिस्ट वन में आपको कुछ कॉस्ट सेंटर्स दिए हैं, उनके एक्टिविटी एबीसी कॉस्टिंग के रिलेटेड, और लिस्ट टू में उसकी क्या दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। चलिए, अब मैच द फॉलोइंग है तो हम ऑप्शंस की भी हेल्प लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला है हमारे पास यूनिट लेवल एक्टिविटी सेंटर। यूनिट लेवल मतलब क्या, ये कह रहा है पर यूनिट के हिसाब से, राइट। क्या ये कह रहा है पर यूनिट के हिसाब से, यहाँ पर
देखते हैं। कैन आई से यहाँ पर अगर मैं यूनिट लेवल एक्टिविटी सेंटर या मैं बात कर रही हूँ पर यूनिट के हिसाब से, तो क्या वो डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट एलोकेट होगी? जो हम डायरेक्ट मटेरियल की या लेबर की कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं वो पर यूनिट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ये ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि बाकी पेटेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड मटेरियल हैंडलिंग के भी रिलेटेड नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो कैन आई से ए का जो है वो 2 आएगा, दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन कट गया। ठीक है, एलिमिनेशन हमेशा लगाना है व्हेन यू आर श्योर। नेक्स्ट इज बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर। बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर मतलब कि हम एक पर्टिकुलर बैच में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे एक सोप का बैच हो गया, ठीक है, किसी फूड आइटम का बैच हो गया, ठीक है, किसी बेवरेज का बैच हो गया, एक्सेट्रा। अब इसमें हम कॉस्ट कैसे अकाउंट करेंगे, देखिए, बी का मटेरियल हैंडलिंग, कि वो जो मटेरियल है उसको कैसे हैंडल करें। देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड 2 हमने दोनों में से एक आंसर चूज करना है, और बी का तो 4 श्योर दिख ही रहा है, तो हमारा ऑटोमेटिकली बी का 4 वैसे भी आ जाएगा एंड लॉजिक के हिसाब से भी आ जाएगा। ठीक है। थर्ड, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी सेंटर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज बात की जा रही है। कैन आई से, अब वो कह रहे हैं या फर्स्ट होगा या 3 होगा। कैन आई से अगर हमने प्रोडक्ट के लेवल पे या प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करनी है, तो क्या उससे रिलेटेड हम पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट की बात करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो गाइस, वी फील या वी मेक श्योर कि वो यूनिक हो, ऐसा हो जिसको हमारे कॉम्पिटिटर्स कॉपी ना कर पाए। ठीक है, तो कहने से ये ज्यादा रेलिवेंट होगा एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर 3 की प्लांट की डेप्रिसिएशन। यहाँ पर प्लांट की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो प्रोडक्ट का खर्चा किससे रिलेटेड होगा? पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट से। एंड लास्ट आ गया हमारा फैसिलिटी लेवल। फैसिलिटी लेवल मतलब जहां पर हमारी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पर क्या लगी होती है? मशीनें लगी होती हैं, तो ऑब्वियसली वहां का खर्चा, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर। इसमें आपको लॉजिक के साथ साथ एलिमिनेशन भी लगाना होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजी होगा, और मैच द फॉलोइंग आपके लिए एक बहुत ही स्कोरिंग जो है क्वेश्चन बन जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following accounting concepts and conventions consider it reasonable to use historical cost to record long-lived asset? पहली बात, this is the most repeated topic in accounts. ठीक है, अनडाउटेडली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस टॉपिक। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज करें, बट आप ये देखिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ के ऑप्शन पढ़े, तो वो कहेगा अरे ऑप्शन में तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। पूरा क्वेश्चन पढ़िए। टू यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रिकॉर्ड लॉन्ग लिव्ड एसेट, मतलब लॉन्ग लिव्ड एसेट मतलब क्या एसेट्स को हम एक दिन खरीद के अगले दिन बेच देते हैं? क्या हमने एसेट्स की डेफिनेशन ये पढ़ी है माय डियर स्टूडेंट्स, कि हम इसको क्यों खरीदते हैं? ताकि हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, आने वाले टाइम में हम इसका जो बेनिफिट है वो उठा सके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, हम जो एसेट्स रिटेन करते हैं, मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की बात करी क्योंकि लॉन्ग लिव्ड वर्ड बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब वो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, और इसमें किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात की गई है? लॉन्ग लिव्ड एसेट में। कैन आई से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही, बिजनेस और बिजनेसमैन की तो कोई बात ही नहीं हो रही। और दूसरा मटीरियलिटी, यहाँ पर मटीरियलिटी की कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन की भी बात नहीं हो रही। पीरियोडिसिटी की भी बात नहीं हो रही कि हर रेगुलर इंटरवल्स पे हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। क्या यहाँ पर गोइंग कंसर्न कन्वेंशन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा? गोइंग कंसर्न मतलब कि हमारा बिजनेस चलता जाएगा फॉर अनफोर्सीबल टाइम। राइट, सिमिलरली यहाँ पर लॉन्ग लिव एसेट का टर्म यूज किया गया, तो हम उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप माई डियर स्टूडेंट्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आई हैव ट्राइड कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में, तो डू पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू बैक।
Next question. Lakshmi Industries issued shares of 1000 at a premium of 10 per share, payable 20 application, 35 on allotment, balance on first and final call. Mr. X who held 200 shares has paid only application money और बाकी सारे उसके जो शेयर्स हैं ये जो शेयर्स हैं 200 इसको फोरफीट कर लिया क्योंकि उन्होंने बाकी पैसे नहीं पे किए। अब इन दिस रिगार्ड मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है यू हैव टू टेल कि कितने अमाउंट से आपका जो फोर फीचर अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, मतलब कितने अमाउंट में हमें फोर फीचर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। क्या फोर फीचर अकाउंट में मुझे माय डियर स्टूडेंट्स बताइए वो अमाउंट डालेंगे जितना हमने उसका जब्त कर लिया है, ठीक है। और जब्त कौन सा करते हैं, फोरफीट कौन सा करते हैं, कैप्चर कौन सा करते हैं, जो उसने पेमेंट कर दी होती है, जो नहीं की वो थोड़ा ना लेंगे या उसको थोड़ी ना जब्त करेंगे, जो पेमेंट वो कर चुका है। यहाँ पर मिस्टर एक्स ने 200 शेयर्स होल्ड किए हैं लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के और उसने सिर्फ 20 रुपीज पे किए हैं एप्लीकेशन के, मतलब उसने सिर्फ 4000 रुपीज पे किए हैं, ठीक है। बाकी उसने कोई अमाउंट पे नहीं किया। दैट मीन्स फोर फीचर अकाउंट में हम 4000 रुपया ही तो डालेंगे। वी विल कैप्चर कितना अमाउंट, 4000 रुपीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following frameworks is considered as the open international standard for digital business reporting? अब ये जो क्वेश्चन था थोड़ा न्यू सा लगा होगा, ठीक है, घबराइए मत, लेट अस डिस्कस। वो कहते हैं ऐसा कौन सा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या फ्रेमवर्क माना गया है कि जो ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए। अब यहाँ पर जो सही आंसर है, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से इस स्टैंडर्ड में रिकॉर्ड करना चाहिए कि अगर कोई और कंट्री या कोई और कंपनी जो डिफरेंट कंट्री में है वो उसको समझ पाए, मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या हो, कंपेरेबल हो, ठीक है, समझने लायक हो, पढ़ने लायक हो, डिफरेंसेस ना हो, ठीक है। कहते हैं ना होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेंस होनी चाहिए सेम तरीके से ताकि कंपैरेबिलिटी बने। तो कहते हैं इसमें से वो कौन सा फ्रेमवर्क है जो इस चीज की बात कर रहा है, वो है हमारी XBRL रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज जो है बेसिकली ये क्या है, इट इज एन ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग। It is used to deliver human readable financial statements in machine readable structured data format, ऐसा फॉर्मेट जिससे क्या होगा कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ सकें प्लस समझ सकें और कंपेरेबल हो एक कंपनी की दूसरे के साथ, जैसे अगर डिफरेंट कंट्री की भी हो, ठीक है। Okay, next question. Which one of the following statements is the most relevant to substitution effect? मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो कौन सा होगा। आइए देखते हैं। कहते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। कहते हैं कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। सी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट इक्वल्स टू हो गया आपका प्राइस इफेक्ट, ठीक है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यहां पर जो बात हो रही है कि सब रेलेवेंस की बात हो रही है, ठीक है। हम और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। इन रियलिटी द इनकम इफेक्ट represents इट्स प्रीडोमिनेंस। प्रीडोमिनेंस मतलब कि इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात हमेशा रेलेवेंट है कि इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है? नहीं। इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ गिवन गुड्स के केस में होता है, बाकी केस में हमेशा हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूजुअली हमने +2 अपनी इकोनॉमिक्स में बात ग्रेजुएशन में हमने यही पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इनकम इफेक्ट से। इनकम इफेक्ट का कब स्ट्रॉन्गर होता है? गिवन गुड्स के केस में,
ठीक है, और गिवन गुड्स क्या है, दे आर द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब कहते हैं मोस्ट ऑफ द गुड्स आर नॉट रीजनेबल सब्सटीट्यूट्स। ये बात सही नहीं है। यूजुअली आजकल जो हम देखे हैं, अ, हर एक प्रोडक्ट का एक सब्सटीट्यूट बन जाता है। ठीक है ना, कंपटीशन के चलते, ठीक है, एंड इसके चलते काफ़ी सारे गुड्स के सब्सटीट्यूट्स आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखना कि आजकल सारे गुड्स के सब्सटीट्यूट्स नहीं है रीजनेबल, ये गलत होगा। सबके हैं। तो ये ऑप्शन तो मैं सीधा सीधा कट कर सकती हूँ। ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं उसका इम्पैक्ट लार्जर होता है इनकम इफेक्ट से। अब माय डियर स्टूडेंट्स, पॉज दिस वीडियो एंड यू थिंक कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 में से ज्यादा रेलेवेंट कौन सा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। अगर मुझे एक जनरल बात करनी हो या मुझे एक यूनिवर्सल बात करनी हो, तो मैं तो यही कहूंगी ना कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है उसका इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट। वो तो एक केस होता है गिवन गुड्स का जब इनकम इफेक्ट ज्यादा हो। ठीक है, और ये जो टर्म है, टर्म कह रही है, जो लाइन है ना, रियल वर्ल्ड सब्सटीट्यूट, ये जून का जो पेपर था ना, राइट, उसमें सेम यूज हुई थी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्वेश्चन आया था, उसमें सेम ये टर्म यूज हुई थी कि इफेक्ट लार्जर है, कम है, एक्सेट्रा। तो अगर आपने माय डियर स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके गए होगे दिसंबर के पेपर में, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, उन्होंने वहां से उठाकर यहीं पर एज इट इज लाइन ऐड कर दी है। हाँ, क्वेश्चन चेंज कर दिया बट लाइन एज इट इज वही यूज की। ठीक है, तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। Which one of the following concepts measures the amount of capital that the firm can give up by using one additional unit of labor and still remain on the same isoquant? पहली बात, ये क्वेश्चन आइसोक्वांट का है, जहां पर हम किन दो फैक्टर्स की बात करते हैं, लेबर और कैपिटल की। ठीक है, हम ये कहते हैं, यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि वो एक कौन सा कॉन्सेप्ट है आइसोक्वांट का जहां पर हम कितना अपनी कैपिटल को क्या करें, गिव अप करें। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए, ताकि हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या रहे, सेम रहे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है। ठीक है, जहां पर लेबर और कैपिटल के सब्सटीट्यूशन की बात की जाती है। ठीक है, अब अगर मैं आंसर ऑप्शंस देखूं, एक मिनट, लेट मी क्लीन दिस अप, कि डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये सभी बच्चों को पता होगा कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, जहां पर हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं, उसका स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, और आइसोक्वांट का स्लोप कौन सा होता है, ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। आई शो यू अ पिक्चर, मैंने ऐड की है, ये देखिए। स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या होता है कि हम कितना चेंज इन के डिवाइडेड बाय चेंज इन एल, कितना कैपिटल ऊपर नीचे करें टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम रहे या हम सेम आइसोक्वांट पे रहे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, identify the source of oligopoly which is also applicable to monopoly। कहते हैं एक ऐसा सोर्स इन चारों ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई कीजिए ओलिगोपोली का, जो मोनोपोली में भी चल सकता है, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। कहते हैं नई फर्म्स जो हैं उनके पास चांस होता है टू विन कस्टमर लॉयल्टी। अब आप सोचकर देखिए, अगर मैं इसमें मोनोपोली देखूं, मोनोपोली का के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जहां पर एक सिंगल सेलर होता है, ठीक है, और कंपटीशन वो बढ़ने ही नहीं देता, बैरियर्स टू एंट्री होती है एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। अगर वहां पर न्यू फर्म आ जाए, क्या
स्टूडेंट्स मुझे बताइए, क्या नए फर्म्स के पास ये चांस होता है कि वो कस्टमर लॉयल्टी विन कर सके? अरे नई फर्म्स का तो आना भी मुश्किल है वहां पर, एंड आते ही कस्टमर लॉयल्टी विन करना इज नॉट पॉसिबल। दे डोंट हैव अ चांस। न्यू फर्म्स नहीं, जो ऑलरेडी वहां पर डोमिनेंट फर्म्स है ना, उनके पास चांस होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, राइट? Large firms may own a patent for the exclusive right to produce a commodity. अब ये कह रहे हैं कि जो फर्म्स हैं बड़ी बड़ी, वो पेटेंट ओन करती हैं, ठीक है, फॉर द ये बात सही है, लेकिन क्या ये मोनोपोली में एप्लीकेबल है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि मोनोपोली में क्या कौन सी एप्लीकेबल होंगी। क्या लार्ज फर्म्स जो हैं, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो फर्म्स आनी चाहिए या जो फर्म्स की बात होनी चाहिए, क्या वो सिंगल सेलर नहीं होगा? राइट? अगर यहाँ पर एक सेलर की बात करें या बहुत फ्यू सेलर्स की बात करें, तभी तो फायदा है, राइट? सो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, huge capital investment and specialized inputs are required to enter into the market. Yes, आपको अगर मोनोपोली फॉर्म में एंटर करना है, तो आपको क्या कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए? एब्सोल्युटली। क्या आपको स्पेशलाइज्ड इनपुट, ये वर्ड देखिए, स्पेशलाइज्ड चाहिए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप मोनोपोली में एंटर कर रहे हो। आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं होगा, तब तक आप एक डोमिनेंट पोजीशन या मोनोपोली पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है, ये सबसे ज्यादा सही लग रहा है अभी तक। फर्स्ट देख लेते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ऑपरेट ओवर अ स्मॉल रेंज ऑफ आउटपुट। हम सभी को पता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के केस में होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ PYQ सीरीज। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आई हैव ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट, राइट? तो लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। And till then, I'll see you in the next video. Wish you guys a very happy learning and thank you so much. Bye bye.